Dear student, today we are going to study our first chapter of the civics of class 9th, which is democracy in the contemporary world. Basically, in this we will study some case studies of Poland and also about the Chile, that how the democracy has been established, कैसे डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया गया चिली में और पोलैंड में, और देन किस तरीके से डेमोक्रेसी की जो परिभाषा है उसको बताए गए। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले आपको ये बताया गया है कि इन दिस फर्स्ट चैप्टर वी सी हाउ डेमोक्रेसी इज एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर टू मोर एंड मोर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। लास्ट जो 100 सालों में किस तरीके से डेमोक्रेसी पूरे विश्व में फैला, उसके बारे में यहाँ पे हम देख सकते हैं इस चैप्टर में। ये जो एक्सपेंशन हुआ डेमोक्रेसी का, दिस इज नॉट बीन स्मूथ एंड स्ट्रेट, ये बहुत ही आसानी से नहीं अचानक से हो गया। इट हैज बीन सेवरल अप्स एंड डाउन्स। इस डेमोक्रेसी को पाने में बहुत सारे कठिनाइयां आई और बहुत अलग अलग देशों में इसका जो इतिहास रहा डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने का, जिसको आप प्रजातंत्र बोलते हो, वो अलग अलग रहा। कई जगहों पे राजतंत्र होता था, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती थी, वहाँ राजा का शासन होता था, वहाँ जनता सिर्फ कहने के लिए जनता रहती थी, उसके पास कोई पावर नहीं रहता था। जैसे आप जिस कंट्री में हैं, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यू हैव अ पावर टू elect the person who will govern the government, who will govern the country। जो कंट्री को गवर्न करने वाले लोग हैं, जिसको आप MPs बोलते हो, MLAs बोलते हो, उनको आप चुनते हो बाय द इलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ आपके पास एक अधिकार है, आप जिसको चाहो चुनो, जिस पार्टी की चाहे उसकी सरकार बनाओ। बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आज भी ये पावर वहाँ की जनता के पास नहीं है। इसलिए हम अपनी कंट्री है, यानी इंडिया है, तो उसको हम बोलेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री। और जैसे कि आप जानते होंगे किम जोंग, तो हम वहाँ की कंट्री को बोलेंगे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। अब ये शुरुआत कहाँ से होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और जो इसमें केस स्टडी दिया गया है उसके बारे में जानेंगे। एक एलेंदे नाम का एक व्यक्ति है, सैल्वाडोर एलेंदे। ये प्रेसिडेंट था चिली का। चिली में ये राष्ट्रपति थे। साउथ अमेरिका की एक कंट्री है चिली। आपको जैसे ही ये सब बताया जाए, आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ग्लोब के मैप पे साउथ अमेरिका कहाँ पे है, और आपके मन में कम से कम 9-10 लेवल पे आपको पूरा मैप एकदम रटा होना चाहिए, एकदम दिमाग में फिक्स होना चाहिए, जिससे कि आप इसके बारे में जब भी कोई चीज़ बताई जाए तो ध्यान से समझ सको कि अच्छा साउथ अमेरिका में कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में चिली कहाँ पे है। तो चिली का ये प्रेसिडेंट है, वो सैल्वाडोर एलेंदे, वो प्रेसिडेंशियल शिप अपना चलाता है और काफ़ी अच्छे रूप से चलाता है। वो गरीबों का मसीहा नाम से जाना जाता है। उसने बहुत सारे ऐसी चीज़ें की अपने कंट्री के लिए, जो कि मतलब वहाँ के लोग इसलिए उसको बहुत मानते थे। जैसे कि एजुकेशनल सिस्टम में उसने रिफॉर्म किया। एजुकेशनल सिस्टम मतलब जो वहाँ की पढ़ाई थी, वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था थी, उसको उसने बहुत अच्छे से उसका रिफॉर्म किया। उसमें बच्चों के जो वहाँ के लोग थे, उनके बच्चों के एडमिशन आसानी कराए, वहाँ के टीचर्स को एक तरीके से ट्रेनिंग दिलाया, और एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर बनाया। पहले से बच्चों को फ्री में मिल्क अवेलेबल कराया। ये उसका और वो था रिफॉर्म जब उसने एलेंदे ने किया, तो बच्चों को फ्री में दूध अवेलेबल कराया अपने यहाँ पे। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ये उसका एक और वर्क था जो कि उसने कराया, कि जो लैंड वहाँ पे जो जमीन हुआ करता था वो सिर्फ बड़े लोगों के पास था, और उसने क्या किया कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, यानी जो लोगों को जो जमीन दी गई, वो जमीन उसने फिर से दिलाया दूसरे लोगों को, जो वहाँ के जैसे ऐसे लोग थे जिसको जमीन की जरूरत थी, लैंडलेस फार्मर्स थे, उनको जमीन उपलब्ध कराया जिससे कि वो खेती कर सके। He was opposed to foreign companies taking away the natural resources like copper from the country। उसने बहुत सारी ऐसी विदेशी कंपनियां थी जिसका उसने अपोज किया। यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट किया इसको। He was opposed to the foreign companies taking away natural resources like copper। बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक संसाधन थे जिसका उसने अपोज किया, चूंकि विदेशी कंपनियां उसकी कंट्री से ये सारी जो प्राकृतिक संसाधन रिसोर्सेज थे, जैसे कॉपर हुआ, जिंक हुआ, या जो भी उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज थे,
वो उसको अपने कंट्री में ले जा रहे थे, तो उसने अपोज किया कि भाई मेरी कंट्री की चीज मेरी कंट्री में ही रहेगी और उसको आप फिर नहीं ले जा सकते। तो मतलब उसने ऐसे बहुत सारे वर्क कराए। द लैंडलॉर्ड्स, द रिच एंड द चर्च अपोज्ड हिज पॉलिसीज। तो जो वहाँ के जमींदार लोग थे, जो धनी लोग थे, चर्चेस जो हुआ करते थे, क्योंकि पहले टाइम पे जो चर्च हुआ करते थे, जो अमेरिका में, यूके में, यूएस में, वहाँ पे चर्च ही रूल गवर्निंग बॉडी होती थी मैक्सिमम। तो चर्च के थ्रू वहाँ पे गवर्निंग बॉडी मतलब चर्च हुआ करती थी। सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज इन चिली ऑल्सो अपोज टू द गवर्नमेंट। कई छोटी छोटी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो कि इससे खुश नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि राजा जो है गरीबों का साथ ना दे। बल्कि यूएसए भी इससे खुश नहीं था, और उस समय अमेरिका भी ये चाहता था कि ये जो है, जैसे इसने विदेशी कंपनियों को रोक रखा था, तो अमेरिका लगभग सब जगह ट्रेड करता था, तो उसकी भी कंपनीज वहां पे रुकी हुई थी सिर्फ इसके शासन की वजह से। इसलिए अमेरिका भी चिढ़ता था अलेंदे से। अब क्या होता है, मैं आपको फिर से पुरानी स्लाइड पे लेके आ रहा हूँ। तो सैल्वाडोर अलेंदे क्या करता है कि 11 सितंबर 1973 को मॉर्निंग में ही, सुबह सुबह, हिज गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रोन बाय मिलिट्री। सुबह में ही क्या होता है कि एक मिलिट्री की एक टुकड़ी जो है इसके ऊपर आधिपत्य जमा लेती है, और इसके जो गवर्नमेंट इसकी जो रहती है, इसकी जो सत्ता रहती है, उसके ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि आक्रमण या हमला टाइप की चीजें कह सकते हैं, कि 11 सितंबर 1973 को मिलिट्री ने इसके ऊपर अपना आधिपत्य जमाने के लिए अपना जो भी प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया। एलेंदे वाज द फाउंडर लीडर ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिली। तो जो चाइल का जो सोशलिस्ट पार्टी का लीडर था एलेंदे, जो चाइल कंट्री है उसका जो फाउंडर लीडर था ये सोशलिस्ट पार्टी का। ही लेड द पॉपुलर यूनिटी कोलिजन टू विक्ट्री इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और 1970 में आफ्टर बीइंग इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, एलेंदे हैड टेकन सेवरल पॉलिसी डिसीजन टू हेल्प द पुअर एंड द वर्कर। बहुत सारे इसने डिसीजन ऐसे ले लिए 1970 में कि जो कहीं ना कहीं किसके लिए थे, गरीबों के लिए थे। अब इधर क्या होता है कि जो मिलिट्री कूप इसके लिए होता है, यानी जो मिलिट्री कूप का मतलब कि जो मिलिट्री ने शासन इसके ऊपर जमाया, मिलिट्री ने एक तरीके से जो आक्रमण किया 1973 में, उसमें क्या होता है कि मिलिट्री टुक ओवर द सी पोर्ट। मिलिट्री ने पहले तो सी पोर्ट पे कब्जा जमा लिया। द डिफेंस मिनिस्टर वाज अरेस्टेड बाय द मिलिट्री व्हेन ही अराइव्ड एट हिज ऑफिस। डिफेंस मिनिस्टर जो है वो जब अपने ऑफिस पहुंचते हैं, वहां पहले से ही मिलिट्री रहती है, तो मिलिट्री क्या करती है कि डिफेंस मिनिस्टर को अरेस्ट कर लेती है। द डिफेंस मिनिस्टर वाज अरेस्टेड बाय द मिलिट्री। तो जब भी कभी मिलिट्री शासन होता है, जब भी कभी, जैसे इंडिया भी है या मान लिया पाकिस्तान है, अभी जल्दी ही किसी कंट्री में हुआ है, वहां पे भी यही चीज हुआ है कि वहां की कंट्री ने जैसे पाकिस्तान में कई बार ये चीज हो चुका है, जिसको आप हिंदी में तख्ता पलट बोलते हैं, कि मिलिट्री जो है वहां के शासन को अपने अंडर में ले लेती है, वहां की गवर्नमेंट को अपने तरीके से चलाने लगती है। वहां के जितने भी मेजर जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो अच्छे पोस्ट पे होते हैं, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, इन सब को वो पहले अपने कब्जे में ले लेती है, उनको अरेस्ट करके उनको जेल भेज देती है और सारी सत्ता को अपने हाथ में ले लेती है। इंडिया में ये चीजें इसलिए नहीं पॉसिबल हो पाती हैं क्योंकि इंडिया ने बहुत मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लीक से हट के आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूँ। इंडिया में जो हमारी व्यवस्था है वो इस तरीके से की गई है, शासन व्यवस्था, कि हमारे पास तीनों सेनाएं अलग अलग हैं। पहले तो कि तीनों सेनाओं के अलग अलग हेड्स हैं, तीनों सेनाओं के अलग अलग चीफ हैं, चाहे वो एयर फोर्स हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, उनके अलग अलग चीफ हैं। कई कंट्रीज में सबके चीफ एक ही होते हैं, तो उनके पास तीनों की पावर होती है। तो इसलिए यहाँ पे ये है कि मान लिया अगर एक मिलिट्री, अगर आर्मी कुछ गलत करना की सोचती है, तो हमारे पास एयरफोर्स और नेवी है उसको दबाने के लिए। तो इसलिए इस तरीके से व्यवस्था बनाई गई है। उसके बाद भी जो इनका चीफ ऑफ द स्टाफ है, आप सबको मालूम होगा वो कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो जो ऑल द चीफ ऑफ द स्टाफ, इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक और नाम दिया जाता है चीफ ऑफ द स्टाफ, चीफ ऑफ द ऑल डिफेंस फोर्सेस। तो ऑल डिफेंस फोर्स का चीफ जो होता है वो इंडिया में कौन होता है, प्रेसिडेंट। तो इसलिए बिना उनके अनुमति के कोई ऐसी लीडिंग नहीं ली जा सकती। तो कुल मिला जुला करके जहां पे ये चीजें नहीं है, वहां पे अक्सर करके मिलिट्री जो भी वहां की गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर अपना शासन
जमा लेती है जब उसको लगता है। द मिलिट्री कमांडर्स आस्क्ड द प्रेसिडेंट टू रिजाइन। जब ये चीजें हुई तो वहां का जो मिलिट्री कमांडर था उसने वहां के जो प्रेसिडेंट यानी अलेंदे से बोलता है कि भाई अब आप रिजाइन करो, अब आपका शासन खत्म हो रहा है। आपने मतलब क्यों ऐसा किया? बिकॉज अलेंदे जो था वो गरीब लोगों का एक तरीके से मसीहा था। अलेंदे रिफ्यूज टू रिजाइन और लीव द कंट्री। अच्छा, ऐसे टाइम पे जब आर्मी टेक ओवर करती है तो चाहती है कि कंट्री से वहां के प्रेसिडेंट, जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, वहां से कंट्री छोड़ दें, अदरवाइज वो रिजाइन करें या जेल में जाए। तो अलेंदे से भी ये बात कहा गया, लेकिन अलेंदे ने क्या किया? उसने कंट्री छोड़ने से मना कर दिया। बट रियलाइजिंग द डेंजर टू द कंट्री एंड टू हिज लाइफ ही एड्रेस द पीपल ऑन द रेडियो। लेकिन उसने ये देखा कि जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो जिंदगी है वो खतरे में आ गई है, क्योंकि ये आर्मी को लोग पता नहीं क्या कराएंगे, कैसे कराएंगे, और कहीं ना कहीं इनकी जो नीयत है वो अच्छी नहीं है। तभी ये, और कहीं ना कहीं से इनको कोई ना कोई सपोर्ट भी कर रहा है। और दरअसल सपोर्ट कौन कर रहा था? यूएसए, पीछे से अमेरिका ही था जो वहां की आर्मी को सपोर्ट कर रहा था, ये सरकार को गिराने में, अलेंदे की गवर्नमेंट को गिराने में। तो जब ये भाग गया अलेंदे, तो अलेंदे ने सोचा कि मैं अपनी जो जनता है उसको मैं कैसे एड्रेस करूं, उन तक अपनी बात कैसे पहुंचाऊं कि ये गलत हो रहा है। तो उसने रेडियो का सहारा लिया और उन्होंने अपनी जनता को रेडियो से संबोधित किया। Then the military surrounded the president's house and started bombing it. अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात हो रही है। जैसे ही ये बात मिलिट्री को भनक लगती है, इसको एकदम कहानी की तरह सुनना बहुत आसान लगेगा, अदरवाइज आप बुक की तरफ जाओगे अगर एनसीईआरटी की तो बहुत टफ लगेगा। इसलिए मैं उस चीज को एकदम क्रिस्प करके आपको बता रहा हूँ। तो इधर ये चीजें होती हैं, उधर में मिलिट्री क्या करती है? पूरे प्रेसिडेंट हाउस को चारों तरफ से घेर लेती है और फिर उस पर बॉम्बिंग शुरू कर देती है, बम फेंकना शुरू कर देती है। प्रेसिडेंट अलेंदे डाइड इन द मिलिट्री अटैक। और एक बहुत बड़ी बुरी खबर आती है कि इस बॉम्बिंग में अलेंदे मर जाते हैं, क्योंकि अटैक में उनको चोट लगती है और वो डेथ हो जाती है उनकी। अब इसके बाद क्या होता है? अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल वाज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री थ्रू कंस्पिरेंसी एंड वायलेंसेस। यहाँ पे गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल वाज ओवरथ्रोन, तो जो गवर्नमेंट पीपल यानी जनता ने चुना था उसको हटा दिया जाता है। किसके द्वारा? मिलिट्री के द्वारा। और यहाँ पे एक नई एंट्री होती है जनरल अगस्तो पिनैकी की। लिखा गया है पिनोशेट, बट इसको पिनैकी पढ़ा जाता है, पिनैशी। पिनोशी जो है, पिनोशी बेसिक यहाँ देखो लिखा भी है प्रोनाउंस पिनोशी। तो जनरल अगस्तो पिनोशी जो था वो आर्मी का हेड था वहां का, एन आर्मी जनरल। लेड द कूप, जो कूप हुआ था उसको लेड यही किया था, इसकी लीडर यही था जो उसमें आक्रमण हुआ था, और जो तख्ता पलट हुआ था उसमें जो आर्मी का जनरल था पिनैशी, इसी ने लीडिंग ली थी। द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, देखो मैं यही बात आपसे अभी तक बोल रहा था, वॉज अनहैप्पी विद द अलेंदेज रूल एंड इज नोन टू हैव सपोर्टेड द फंडेड एक्टिविटी दैट लेड टू द कूप। सारी फंडिंग, सारा जो बैक सपोर्ट था वो कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी उसके पीछे था। पिनोशी जो था, पिनोशी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और जब ये ओवर रूल होता है, ओवरथ्रोन होता है गवर्नमेंट और अलेंदे मारा जाता है, अलेंदे के मारे जाने के बाद जो पिनोशी था यानी जो आर्मी जनरल था वो क्या बन जाता है? प्रेसिडेंट अपने आप को घोषित कर लेता है एंड रूल्ड इट फॉर द नेक्स्ट 17 ईयर्स। अब ध्यान से सुनना, 17 साल तक पिनोशी ने यानी आर्मी रूल चला वहां पे चाइल में। From a government that was elected by the people, the power shifted to the military officers. एक और जहां पे अलेंदे की गवर्नमेंट थी, जहां पे ऐसे लोग चुन के गए थे जो उनके बीच के थे और वो जनता द्वारा चुने गए थे, जनता की बात समझते थे, वहां से पावर कहां शिफ्ट हो गया? मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच। वहां पे जो मिनिस्टर्स हुआ करते थे, एमपी एमएलए हुआ करते थे, वो कौन हुआ करते थे? मिलिट्री ऑफिसर्स हुआ करते थे। तो जब भी मिलिट्री रूल होता है तो जो मिलिट्री के बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं वही मिनिस्टर बन जाते हैं। कोई उसी में होम मिनिस्टर होगा, कोई यूथ मिनिस्टर होगा, कोई डिफेंस मिनिस्टर, कोई फाइनेंस मिनिस्टर। मिलिट्री डिक्टेटर, आप लोगों को इसका एक एग्जांपल याद होगा कि पाकिस्तान में कुछ सालों पहले ये चीज हुई थी और तब जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटा करके अपनी आर्मी लीडरशिप वहां पे कायम की थी और उसी के जो ऑफिसर थे वहां पे मिनिस्टर्स हुए थे। ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप वाज एस्टैब्लिश्ड इन चाइल्ड। और उसके बाद क्या हुआ? मिलिट्री डिक्टेटरशिप चलने लगी, तानाशाही मिलिट्री का। अब यहाँ पे एक चीज बताया गया है कि कंडीशन ऑफ पीपल अंडर पिनोशीज गवर्नमेंट, क्या क्या कंडीशन थी पिनोशीज गवर्नमेंट की उस समय।
Pinochet's government tortured and killed several of those who supported Allende. क्या किया? बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया जो मतलब जो लोग इसके एलेंदे के साथ में थे उनके साथ, एंड किल्ड सेवरल ऑफ दोज हु सपोर्टेड, उनके साथ में जो बहुत सारे लोग थे उनको क्या किया इन्होंने, एक तरीके से टॉर्चर भी किया और मारा भी। तो इस चीज के लिए क्या हुआ, एंड दोज हु वांटेड डेमोक्रेसी टू बी रिस्टोर्ड, दीज इंक्लूडेड जनरल एल्बर्टो बैचलेट ऑफ द चिलियन एयर फोर्स एंड मेनी ऑफ अदर ऑफिसर्स हु रिफ्यूज टू ज्वाइन द कूप। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स थे जिन्होंने उस दल का हिस्सा बनने से मना कर दिया था, जिसमें जनरल एल्बर्टो बैचलेट भी थे, वो एक तरीके से चाइल्ड एयर फोर्स के एक ऑफिसर थे, और ऐसे कई ऑफिसर थे जिन्होंने उस समय उस दल का हिस्सा बनने से, जो एक आर्मी की जो एक अपनी एक ग्रुप बना था, उस ग्रुप जिस ग्रुप ने वहां पे आक्रमण किया और बाद में जो लीडरशिप बना, तो उसका हिस्सा बनने से इन लोगों ने, कुछ ऑफिसर्स ने मना किया था, जिसमें जनरल बैचलेट भी थे। तो जनरल बैचलेट जो थे ये एयर फोर्स थे, और जो जनरल बैचलेट की वाइफ थी एंड डॉटर, उनको कहां डाल दिया इन्होंने, प्रिजन में डाल दिया। यानी जिन्होंने मना किया उनकी बच्ची को, यानी उनकी लड़की को और उनकी पत्नी को आर्मी ने क्या किया, जेल में डाल के उनके साथ बहुत अत्याचार किया, टॉर्चर किया, उनको मेंटली टॉर्चर किया, उनको सजा दी गई। मोर देन 3000 पीपल वर किल्ड बाय द मिलिट्री, और 3000 से ज्यादा लोग मिलिट्री के द्वारा मारे गए, 3000 से ज्यादा लोग। मेनी वर रिपोर्टेड मिसिंग, नो वन नोज व्हाट हैपेंड टू देम, बहुत सारे लोग गुमशुदा हुए, आज तक उनके बारे में नहीं पता कि वो लोग कहां गए। अब क्या होता है, रेस्टोरेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। इधर पिनेकीस की जो मिलिट्री थी, डिक्टेटरशिप, केम टू एन एंड आफ्टर ही डिसाइडेड टू होल्ड अ रेफरेंडम इन 1988। 17 साल बाद जब उसने ये सोचा 1988 में कि क्यों ना जो है डिक्टेटरशिप खत्म किया जाए, और मैं अब इतने दिन से राजा हूं, तो हो सकता है जनता मेरा हेल्प लेती हो, जनता मुझे चाहती हो, तो क्यों ना जो है मैं डिक्टेटरशिप खत्म करूं, और एक रेफरेंडम, एक जनमत संग्रह, रेफरेंडम जो लिखा है इसका मतलब होता है जनमत संग्रह, लोगों से वोटिंग कराया जाए कि मतलब किसको चुनना चाहते हैं। उसको एक कॉन्फिडेंस था, ही फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट दिस रेफरेंडम द पीपल वुड से यस टू हिज कंटिन्यूइंग इन पावर, कि लोग उसको जो है कहेंगे कि हाँ आप जो है गवर्नमेंट को लीड करिए, हम आपके साथ हैं, आपने बहुत अच्छा गवर्नमेंट चलाया। इस आत्मविश्वास से उसने क्या किया कि 1988 में रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह किया। बट जो वहां के लोग थे वो भूले नहीं थे उसकी जो अत्याचार को। देयर वोट वाज अ डिसीजिव नो टू पिनोशी, उन्होंने कहा पिनोशी को नहीं देना है, चाहे किसी को भी देना हो। तो ये दिन आ गया, और उसके बाद क्या हुआ कि पॉलिटिकल फ्रीडम वाज रेस्टोर्ड, पॉलिटिकल फ्रीडम को जो है क्या किया गया, एक तरीके से बचा लिया गया, और किसकी हार हुई, पिनोशी की हार हुई। पहली बार दिस लेड टू पिनोशी लॉसिंग फर्स्ट हिज पॉलिटिकल एंड देन हिज मिलिट्री पावर, और यहीं पे इसकी मिलिट्री पावर खत्म हुई। एक तरीके से हैप्पी एंडिंग वाली बात हो रही है। सिंस देन चिली हैज हेल्ड 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन विच डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैव पार्टिसिपेटेड। उसके बाद से 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए। द आर्मी रोल इन द कंट्रीज गवर्नमेंट हैज बीन एलिमिनेटेड, जो वहां की सरकार के जो सरकार चलाने में जो आर्मी का जो रोल था उसको खत्म किया गया। द इलेक्टेड गवर्नमेंट दैट केम इनटू पावर ऑर्डर्ड इंक्वायरीज इनटू पिनोशी's रूल, जो गवर्नमेंट पावर में है उसने क्या किया, आदेश दिया कि भाई पिनोशी के टाइम में जितनी भी गड़बड़ियां हुई हैं उसकी जांच करना जरूरी है। These inquiries showed that his government was not only very brutal but also very corrupt. ये इंक्वायरीज में ये पता चला कि उसकी जो सरकार थी वो सिर्फ निर्दयी ही नहीं थी लेकिन भ्रष्टाचारी भी थी। अब आपको एक चीज बड़ा जान के यहाँ पे मतलब शॉकिंग होगा कि जो जनरल बैचलेट थे, जिनकी लड़की और वाइफ को जो टॉर्चर किया गया था, उसका जनरल बैचलेट की जो लड़की थी, डॉटर थी, पुत्री थी, उस जो काफी दिनों से जेल में थी, उसी लड़की को मिशेल बैचलेट को ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ चिली, और चाइल्ड का 2006 जनवरी में मिशेल बैचलेट को, दैट गर्ल जो उनकी डॉटर थी जनरल बैचलेट की, तो उन्हीं को वहां का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया 2006 में।
यानी पहली बार जब वोटिंग हुई और जब सरकार बनी तो प्रेसिडेंट ऑफ चाइल्ड कौन बना? 2006 में मिशेल बैचलेट। ये वही लड़की है जिसको टॉर्चर किया था। A medical doctor and moderate socialist, Michelle became the first woman to be the defense minister in Latin America. मतलब a medical doctor and a moderate socialist, ये डॉक्टर भी थी, ये अपने टाइम पे पहली बार जब चुनी गई टू बी द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ लैटिन अमेरिका। इनको जो है पहली बार में डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था। 2006 में ये प्रेसिडेंट भी बनी थी। इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सी डिफीटेड वन ऑफ द चाइल्ड रिचेस्ट मैन, और उसने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वहां के एक बहुत धनी आदमी को एक तरीके से हराया था। और उसने अपने सपोर्टर्स को सी सेइंग टू हर सपोर्टर्स, बिकॉज आई वाज द विक्टिम ऑफ हेटर्ड, आई हैव डेडिकेटेड माय लाइफ टू रिवर्स दैट हेटर्ड एंड टर्न इट इनटू द अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस एंड व्हाई नॉट से इट इनटू लव। उसने ये बात कहा सबसे कि मैं एक तरीके से मेरे साथ घृणा किया गया, मैंने ये डिसाइड किया गया कि मैं अपनी लाइफ को रिवर्स दैट हेटर्ड एंड टर्न इनटू अंडरस्टैंडिंग, मैं इस घृणा को परिवर्तित कर दूंगी एक समझ विकसित करने में, टॉलरेंस, एक तरीके से मेरे ऊपर जो अत्याचार हुए उसको सहने में, एंड व्हाई नॉट से इट इनटू लव, और प्यार में यानी प्रेम में। तो मैं अपने ऊपर किए गए अत्याचारों को, अपने ऊपर जो भी मेरे ऊपर अत्याचार हुए, मैं उसको टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग और लव में कन्वर्ट करूंगी। और ये चीज उसकी जो बात थी वहां के लोगों को भा गई और फाइनली उसको प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि ये पहला केस स्टडी था जो चाइल्ड से था कि किस तरीके से वहां डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई, और चाइल्ड की इस केस स्टडी को लेकर के आगे चल के पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी की जो परिभाषा गठित हुई इसको बताया गया। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि पोलैंड में किस तरीके से डेमोक्रेसी को जो डेमोक्रेसी थी वो कैसे स्टैब्लिश हुई, और फिर हम डेमोक्रेसी के डेफिनेशन को लिखेंगे। तो अभी तक आपको जितना बताया गया है आप उसको ध्यान से एक बार फिर से पॉज करके देखिएगा और इसकी नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।